हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। मैं अक्सर आप लोगों को किसी न किसी बुक या फिर नॉवेल से रूबरू करवाती हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना इस बार आप लोगों को हिंदी साहित्य के एक महान लेखक और उनके सभी उपन्यासों से ही रूबरू कराया जाए। वैसे तो उपन्यास लिखने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है और हिंदी में उपन्यास का लेखन भी 19वीं शताब्दी के आसपास ही शुरू हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नई विधा को शुरू होने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और उन विशेष परिस्थितियों के आते ही नए नए प्रयोग भी शुरू हो जाते हैं। हिंदी उपन्यास के लेखन की परिस्थितियां भी तब बनी जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पढ़े लिखे लोगों ने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसी चीजों की मांग उठाई और हमारे समाज में परिवर्तन शुरू हुआ। शुरुआती उपन्यास बहुत परिपक्व नहीं थे, परंतु धीरे धीरे इस विधा के लेखन का विकास हुआ और आगे चलकर कई महान उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों से इस विधा को सुसज्जित किया। आज हम इन महान लेखकों में से एक लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और उनके उपन्यासों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में। प्रेमचंद जी को हिंदी का कथा सम्राट भी कहा जाता है। जब उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो उनका नजरिया आदर्शवादी था और उनके व्यक्तित्व में गांधी जी का काफी प्रभाव था, परंतु धीरे धीरे आगे चलकर उन्होंने यथार्थवाद का रास्ता अपनाया। प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास लिखे। उनके द्वारा लिखा गया उनका पहला उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार किया है। इसमें सुमन के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि किसी स्त्री के वेश्यावृत्ति अपनाने के पीछे दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण व क्रूर व्यवहार जैसे कारण जिम्मेदार हैं। स्त्री के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर वेश्या बन जाए। प्रेमचंद जी ने इसमें वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए सेवा सदन की स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया है, जो उनके शुरुआती आदर्शवाद से काफी प्रभावित नजर आता है। इस उपन्यास में उन्होंने सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भी चर्चा की है। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। इसका रचना काल 1918 से 1920 तक का है। इसमें प्रेमचंद जी ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया है। ब्रिटिश शासन ने जनता के शोषण के लिए किस प्रकार जमींदार और शाहूकार वर्ग को अपना सहायक बनाया हुआ था, इसी शोषणकारी संबंध का पर्दाफाश इस उपन्यास में किया गया है। इसका नायक प्रेम शंकर नामक युवक है जो उच्च वर्ग से संबंधित है। उस पर आधुनिक समतावादी विचारों का इतना गहरा असर होता है कि वह किसानों के हित में अपने आर्थिक हित भी छोड़ देता है और ग्राम सेवा में जीवन व्यतीत करता है। यह समाधान भी कुछ काल्पनिक सा प्रतीत होता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि शुरुआत में प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था और इस उपन्यास में ये बात साफ साफ परिलक्षित होती है। उनके द्वारा लिखा गया उनका अगला उपन्यास है रंगभूमि। यह 1925 के आसपास प्रकाशित हुआ, जिसमें पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआती टकराहट को प्रस्तुत किया है। इसमें विदेशी पूंजीवाद के साथ साथ स्वदेशी पूंजीवाद के अंतर्गत शोषण धर्मी चरित्र का खुलासा किया गया है। इसका नायक सूरदास गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधि है, जो औद्योगिकरण के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ता है, अपने मानवीय अधिकारों और सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। भरत सिंह, विनय और महेंद्र कुमार तीनों सामंती चरित्र हैं और तीनों ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वाधीनता संग्राम के वर्गीय चरित्र का प्रश्न भी उठाया है। सुभागे के माध्यम से नारी दमन को प्रस्तुत किया है, तो वहीं सोफिया के माध्यम से महान आदर्श को। रंगभूमि को कुछ आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है निर्मला। निर्मला 1927 में लिखा गया। यह उपन्यास अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। उदय भानु लाल नामक व्यक्ति अपनी बेटी निर्मला की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता है, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से हो जाती है। यह शादी सफल नहीं हो पाती। तोताराम के बड़े बेटे मंशाराम और निर्मला में प्रेम की भावना पनपती है। बाप और बेटे में ईर्ष्या पैदा होती है। बेटे उद्दंड हो जाते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है।
प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से यही दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह परिवार की व्यवस्था को भीतर से तहस नहस कर देता है। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है गबन। प्रेमचंद जी ने यह उपन्यास 1930 में लिखा था। इसका नायक रामनाथ मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है, जिसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत नहीं है, किंतु आकांक्षाएं ऊंची और रंगीन है। उसकी पत्नी जालपा यद्यपि बहुत अच्छी नारी है, किंतु आभूषणों के प्रति उसका गहरा लगाव है। रामनाथ एक बार अपनी पत्नी के गहने की अभिलाषा पूरी करने के लिए सरकारी विभाग में गबन करता है, किंतु पकड़ा जाता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे अनियंत्रित आकांक्षाएं व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती हैं। इस उपन्यास में उच्च वर्ग के चरित्रों का मानसिक हल्कापन भी दिखाया गया है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है कर्मभूमि। 1932 के आसपास उन्होंने यह उपन्यास लिखा, जिसमें कई समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक अमरकांत समाज सेवक है, जो समाज सेवा के ऊपरी रूपों से होता हुआ बुनियादी स्तर तक पहुंचता है और हरिजन वर्ग की सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। वह जानता है कि हरिजनों की समस्या का समाधान सिर्फ सामाजिक स्तर पर संभव नहीं है, उसके लिए आर्थिक शोषण से मुक्ति भी जरूरी है। वह महंत के शोषण के विरुद्ध अहिंसक तरीके से लगानबंदी आंदोलन चलाता है, गिरफ्तार होता है, किंतु हार नहीं मानता। इसके समानांतर अमरकांत और मुस्लिम लड़की सकीना में प्लेटोनिक प्रेम भी दिखाया गया है, किंतु प्रेमचंद ने उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाएं इस उपन्यास में भी हैं, किंतु समस्याओं की गहरी समझ के कारण यह उपन्यास अपने परिपक्व स्तर को छू सका है। प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। यह 1936 के आसपास लिखा गया और यह प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास भी माना जाता है। इसमें प्रेमचंद जी ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की हर समस्या को उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में प्रेमचंद जी ने सामाजिक जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्जाद जैसी समस्याओं के साथ साथ नारी आंदोलन, दलित आंदोलन, दहेज समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, वेश्यावृत्ति की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या आदि सभी तत्कालीन समस्याओं का जिक्र किया है। उन्होंने आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत गरीबी और ऋण की समस्या को होरी जैसे किसानों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है और इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान की अधिकता, बेरोजगारी तथा कार्यस्थल पर होने वाले अलगाव व शोषण का भी विस्तृत चित्रण किया है। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का भी इस उपन्यास में प्रस्तुतिकरण किया है और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त हर एक बुराई और हर एक समस्या का इस उपन्यास में कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा जिक्र तो जरूर किया है। शायद यही कारण है कि गोदान को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा दिया गया है। गोदान का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप में से कोई भी गोदान के बारे में और जानना चाहता है, उस बुक का रिव्यू देखना चाहता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें और उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके सभी उपन्यासों से आपको रूबरू करवाऊं। हालांकि उपन्यासों के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बुक, किसी और नॉवेल या फिर किसी और राइटर के साथ। तो आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।